मोटिवेशनल लिफाफा एक और कहानी प्रस्तुत करते हैं जिस कहानी का शीर्षक है रिश्तों में तालमेल। आज की कहानी पवन नाम के शख्स से स्टार्ट होती है। आज पवन बहुत शांत अनुभव कर रहा था। उसके मन की उपापों सुलझ चुकी थी। पिछले 7 सालों से वो जिस असमंजस और दुविधा में जी रहा था, आज उससे मुक्ति का निर्णय लेकर अथाह शांति का अनुभव कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी सृष्टि शांत हो गई थी। एक अजीब सी सुखद शांति उसे महसूस हो रही थी। हर रोज की तरह आज उसे दफ्तर के कामों में कोई आनंद नहीं आ रहा था, बल्कि रोज डूब कर काम करने वाला पवन आज किसी फाइल को हाथ भी नहीं लगाना चाहता था। वो अपने अंदर के इस सुकून को और जीना चाहता था, महसूस करना चाहता था। वो सोच रहा था, आखिर इतने साल क्यों लगा दिए उसने इस छोटे से निर्णय को लेने में। शायद इसलिए कि निर्णय छोटा नहीं था। 7 साल पहले उसके माता पिता ने उसकी शादी उसकी मर्जी जाने बिना सुनीता से तय कर दी थी। उसकी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जिसकी वजह से वो माता पिता द्वारा थोपी गई उस शादी से इनकार करने की हिम्मत जुटा सके। MBA होते हुए भी उसने सरकारी बैंक में क्लर्क की नौकरी ले रखी थी। इसलिए BA पास घर के कामकाज में दक्ष सुनीता माता पिता को पवन के लिए सर्वोत्तम लगी। शादी के बाद 2 साल तो ठीक ठाक निकल गए, लेकिन इस बीच पवन को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। बैंक के सरकारी माहौल से MNC की कॉरपोरेट संस्कृति में ढलने की कोशिश में पवन धीरे धीरे अपनी पत्नी में खामियां तलाशने लगा। वह बार बार अपनी पत्नी की तुलना कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाली आधुनिक सहकर्मी महिलाओं से करने लगा। उसे सुनीता में सिवाय खामियों के कुछ नजर नहीं आता था। इस बीच उसकी अपनी एक महिला सहकर्मी रितिका से गहरी दोस्ती हो गई। दोनों एक ही डिपार्टमेंट में थे और इसलिए ट्रेनिंग, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या किसी और बहाने से बार बार उनका मिलना होता था। आधुनिक परिवेश में पली बढ़ी रितिका के सामने एक छोटे से कस्बे की सुनीता पवन की आंख की किरकिरी बन गई थी। घर आते ही पवन का मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता था। उसे क्रोध आता था कि क्यों उसने बगैर सोचे समझे एक गंवार लड़की से शादी कर ली। उसे सुनीता की हर चीज में नुस्ख नजर आता। यदि सुनीता कभी उसे फोन मिला देती तो वो चिल्लाने लगता, तुम्हें 1000 बार समझाया, मुझे यहाँ फोन मत किया करो, काम करता हूँ ऑफिस में, कोई आराम नहीं कर रहा हूँ यहाँ। खैर तुम कहाँ समझोगी, और फोन पटक देता। बेचारी सुनीता अपने पति की कड़वाहट को चुपचाप पी जाती। वह अपनी किस्मत को कोसती रहती। उसे लगता कि वो पवन के लायक ही नहीं है। उसमें आत्मग्लानि और कुंठा भरती जा रही थी। उसकी शादी को 5 साल होने जा रहे थे और कई बार कहने के बावजूद पवन अभी पिता नहीं बनना चाहता था। पर सुनीता की ममता संतान की इच्छा में तड़पती रहती थी। उसे लगता था शायद बच्चे के आने के बाद उनके रिश्ते में कुछ सुधार हो जाए, लेकिन पवन बच्चे का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाता। रितिका ने पवन को कई बार समझाया कि सुनीता से तलाक ले ले। इस बात को लेकर पवन और रितिका में कई बार झगड़ा भी होता। कई बार पवन ने सुनीता को तलाक देने का मन भी बनाया, लेकिन फिर अपने माता पिता की नाराजगी और सामाजिक मर्यादाओं के कारण हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस बीच सुनीता अपने मायके चली गई। उसे लगा कि यदि पवन को उसकी याद आएगी तो वो उसे लेने आ जाएगा, वरना क्या फर्क पड़ता है कि वो ससुराल में रहे या मायके में। फिर सुनीता के माता पिता भी बेटी की लगभग बिखर चुकी शादी की चिंता में घुलते जा रहे थे। पवन के माता पिता ने सुनीता के मायके जाने की बात उसे बताई, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि हर समय मन में होने वाली यह ग्लानि भी मिट गई कि सुनीता वहां
उसके माता पिता की सेवा कर रही है और वह है कि रितिका के साथ अपनी जिंदगी में आगे निकल रहा है। उसने अपने माता पिता को बता दिया कि वह सुनीता के साथ खुश नहीं है और इस शादी में आगे नहीं बढ़ना चाहता। पवन ने तलाक के कागज सुनीता के घर भिजवा दिए, लेकिन महीनों गुजर गए, वहां से कोई जवाब नहीं आया। इस बीच रितिका के परिवार की तरफ से उस पर शादी करने के लिए दबाव बढ़ने लगा। वह 30 की हो चुकी थी और अब अधिक दिनों तक पवन के तलाक का इंतजार नहीं कर सकती थी। अंततः रितिका माता पिता और परिजनों का मन रखने के लिए विवाह प्रस्तावों को गंभीरता से लेने लगी और पवन से दूरी बढ़ाने लगी। नैयत को भी शायद यही मंजूर था, क्योंकि पवन को 1 साल के लिए काम के सिलसिले में नीदरलैंड भेजा गया। महत्वाकांक्षी पवन इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए तलाक और रितिका से बढ़ती दूरी को भूलकर अपने प्रोजेक्ट में लग गया। एयरपोर्ट पर रितिका से विदा लेते हुए उसे पता नहीं था कि आखिरी बार उससे मिल रहा है। पवन के जाने के कुछ ही महीनों बाद रितिका ने कंपनी छोड़ दी और एक NRI लड़के से शादी कर ली। रितिका की शादी के बारे में जब उसे पता चला तो वह पूरी तरह टूट गया। नीदरलैंड में प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़कर वह भारत लौट आया। कंपनी की तरफ से उसे कई नोटिस दिए गए, लेकिन मायूसी और हताशा में पवन टूट चुका था। उसे कंपनी की तरफ से बर्खास्त कर दिया गया। आज वह हर मायने में बर्खास्त हार चुका था। उसे रह रहकर उसका सुनीता के साथ किया गया तिरस्कार भरा व्यवहार याद आता। उसे लगता कि रितिका ने उसके साथ जो किया वह सुनीता के साथ किए गए अन्याय की सजा है। वक्त की इस चोट से उबरने के लिए पवन ने फिर से काम तलाशना शुरू किया। कंपनी से निकाले गए कर्मचारी को कोई भी कंपनी अच्छा पैकेज देने को तैयार नहीं थी। अंततः उसे काफी कम पैकेज पर एक सरकारी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी मिली। पवन अब जीवन में अकेलेपन से हताश होकर स्वयं को काम में झोंकता गया। वह स्वयं को एक पल के लिए भी मुक्त नहीं रखना चाहता था, क्योंकि तब उसकी आत्मा उससे सवाल जवाब करने लगती थी। बेचैनी, तड़प और जुनून की हद तक काम में व्यस्त रहने वाले पवन में अंततः अपनी इस कैद से मुक्ति पाने की ख्वाहिश जगी। उसने निर्णय किया कि वह सुनीता से मिलकर उससे माफी मांगेगा। यही वह छोटा सा निर्णय था जो छोटा होते हुए भी एक भारतीय पुरुष के दंभ और अहम के कारण बहुत बड़ा हो जाता है। उसके अंदर के पति और पुरुष के अहंकार को एक बिखरते हुए इंसान की आत्मा ने शांत किया था। वह अपनी सारी गलतियों के लिए सुनीता से माफी मांगना चाहता था। आज ऐसा लग रहा था मानो कई तूफान अचानक से शांत हो गए, जैसे नदी चट्टानों से टकरा कर अब निश्चल हो गई थी। इससे पहले कि उसके भीतर का पुरुष दोबारा जाग जाए, वह रवाना हो गया अपनी जीवन संगिनी से माफी मांगने के लिए। उसने निर्णय लिया कि सुनीता के जीवन को वह खुशियों से भर देगा। उसके आंगन में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। उसका जीवन भी परिपूर्ण होगा। आज उसे परिवार और उसकी अहमियत का आभास हुआ था। इतने सालों के अपराध बोध, विरक्ति और निराशा से मुक्ति पाने के एहसास ने उसके रोम रोम में नया जीवन भर दिया था। इसी उत्साह में जब वह एक छोटे से कस्बे में सुनीता के घर पर पहुंचा तो वहां त्योहार सा माहौल था। उसे लगा शायद सुनीता के घर वालों को उसके आने की खबर मिल गई है और अपनी बेटी के घर के दोबारा बसने की खुशी में इतनी साज सज्जा, बैंड बाजे इत्यादि रखे गए हैं। तभी उसे सुनीता के चाचा दिखाई दिए। चाचा जी, सुनीता कहाँ है? सुनीता बेटी तो दिल्ली में है, कलेक्टर बनी है हमारी सुनीता। आज ही UPSC का रिजल्ट आया। हमारे कस्बे की पहली लड़की है जो इतने बड़े ओहदे पर पहुंची है, इसलिए जश्न हो रहा है, सुनीता के चाचा ने जवाब दिया। 7 साल पहले के उत्साही पवन और आज के हताश निराश पवन में काफी बदलाव आ चुका था।
इसलिए चाचा जी ने पवन को नहीं पहचाना और बधाई देने आए अन्य लोगों की खातिरदारी में व्यस्त हो गए। इससे पहले कि सुनीता के माता पिता पवन को पहचान लेते, पवन वहां से चला गया, भयंकर तूफानों को दिल में समेटकर, असंख्य सवालों से बवंडर में फंसा हुआ। क्या अब सुनीता उसे माफ करेगी? क्या वह भी ऊंचे ओहदे वाली अधिकारी बनने का दम्भ दिखाएगी? जिस अहंकार ने पवन को घेर लिया था, क्या वो सुनीता को भी घेर लेगा? क्या पवन की ही हर तरह सुनीता अपने लिए कोई नया साथी नहीं तलाशेगी? वगैरह वगैरह। उसकी धड़कनें रेल के इंजन की तरह धू धू कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सारे शरीर को तेज बुखार ने जकड़ लिया हो। अपनी पत्नी की इतनी बड़ी कामयाबी पर खुश होने की बजाय वो निराश, हताश हो गया था। हताश अपनी शादी की आखिरी कड़ी के टूटने के डर से, हताश सुनीता को हमेशा के लिए खोने के ख्याल से, हताश अपनी ही गलतियों का अक्स सुनीता में दिखने के भय से। वह पूरी तरह टूट चुका था। आज उसे अपने जीवन से घृणा हो रही थी। उसे ऐसा आघात लगा था कि दर्द रगों को चीरकर निकल जाना चाहता था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। आज उसे एहसास हुआ कि परिवार का कितना अधिक महत्व है। उसके अर्थहीन जीवन के प्रति उसके मन में स्थायी रूप से वितृष्णा जन्म ले रही थी। ऐसी ही मन स्थिति में वह अपने घर लौटा, लेकिन अपने घर पर सुनीता को पाकर अचंभित हो गया। क्या वो स्वप्न देख रहा था, या सुनीता आज उसके तानों का जवाब देने आई है, अथवा सुनीता उसको तलाक के कागज थमाने आई है? उसके चेहरे की चमक में चौंधिया रहा था पवन। जिस सुनीता से मिलने वह उसके घर गया था, वह स्वयं दिल्ली से उससे मिलने आ गई। उसे तो खुश होना चाहिए, पर अंदर का पुरुष एक स्त्री के हाथों मिलने वाले अपमान की कल्पना मात्र से भी भयाक्रांत था। एक स्त्री पुरुष के हजार तानों को सुनकर भी जिंदगी जी लेती है, लेकिन पुरुष स्त्री के मुंह से निकली एक भी बात को अपने अस्तित्व के लिए चुनौती मानता है। पवन भी इसी भय से कांप रहा था। पवन, मेरा आईएएस में चयन हो गया है। अब तो आपको नहीं लगेगा कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। स्वयं को आपके काबिल बनाने के लिए फिर से पढ़ाई शुरू की, दिल्ली जाकर कोचिंग ली और अंततः आईएएस बनने में कामयाब हो गई। यदि आपकी प्रेरणा न होती तो यह कभी संभव नहीं होता। मुझे माफ कीजिएगा, पर आपके भेजे हुए तलाक के कागज माँ बाबा ने मुझे दिखाए नहीं, अन्यथा मैं आपको इस बंधन से मुक्त कर देती। आज मेरा रिजल्ट आने पर ही माँ ने गौरवान्वित होकर यह सच बता दिया और कहा कि अब मैं आपको तलाक दूं। मैंने माँ जी से आपका पता पूछा और सीधा यहाँ चली आई। लेकिन सच कहूँ, मैं हमारी शादी को एक और मौका देना चाहती हूँ, सुनीता ने कहा। पवन को अपने कानों पर यकीन तक नहीं हुआ, पर सुनीता तो हमेशा से ही परिवार को सबसे ऊपर मानने वाली लड़की थी। उसके लिए तो प्यार करने वाला पति और बच्चे ही संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आज समाज में एक ऊंचे ओहदे पर पहुंचने और आर्थिक रूप से सबल होने के बाद भी वह इसलिए पवन के पास आई थी कि अपनी शादी बचा सके। एक बात पवन निश्चित रूप से जानता था कि सुनीता इस चाहत में कोई धोखाधड़ी नहीं है। पवन की भांति वह उपापोह में जीवन नहीं जीती। उसके लक्ष्य साफ और स्पष्ट हैं। यदि अपने परिवार को बचाने के लिए वह इतनी कठिन परीक्षा की तैयारी कर सकती है, तो क्या पवन अपनी संगिनी से माफी मांगकर अपनी नादानियों और बेवकूफियों से उत्पन्न हुई ग्लानि से मुक्ति नहीं पा सकता? उसे एहसास हुआ कि अब तक सुनीता को बदलने की ख्वाहिश रखने वाले पवन को स्वयं बदलने की जरूरत थी। वह सुनीता के पैरों में गिर पड़ा, गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। सुनीता यह देखकर अचंभित थी, क्योंकि आज भी वह किसी माफी की अपेक्षा से नहीं, बल्कि अपनी शादी को बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर यहाँ आई थी। सुनीता से माफी मांगकर पवन के तन मन का बोझ हल्का होने लगा।
उसे लगा कि वह भारमुक्त हो गया है। सुनीता कुछ नहीं बोली, शांत निर्विकार होकर चुपचाप सुनती रही। पवन अपनी सारी ग्लानि, सारी कुंठा उड़ेल रहा था और सुनीता नीलकंठ की भांति उस विषैले भाव को पी रही थी, ताकि यह जहर भविष्य में उसके परिवार को नुकसान न पहुंचा सके। आज पवन यह बात समझ चुका था कि पति पत्नी के बीच का तालमेल उनके ओहदे, आर्थिक व सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए विश्वास, प्रेम और इस रिश्ते के लिए समर्पण से उत्पन्न होता है, जिसमें कोई भी एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं होता। दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी? कमेंट बॉक्स में एक कमेंट अपना जरूर दें और हमें मोटिवेट करें। जल्द ही हम नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।